जुलाई 13 है, लेक्चर नंबर 21 है। हम लास्ट टाइम देख रहे थे सेंटर ऑफ मास, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने इक्वेशन देखी थी सेंटर ऑफ मास की, वो टोटल मास टाइम्स आर सी एम समीशन ऑफ आई एम आई आर आई, बेसिकली इंडिविजुअल पार्टिकल्स की पोजीशन और ये उन इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मास है। अगर मेरे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है, तो लेफ्ट इस इक्वेशन का जो राइट साइड है वो बेसिकली इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मास टाइम्स उसके पोजीशन वेक्टर्स का सम आएगा। सो इस इक्वेशन के हम कंपोनेंट्स भी लिख सकते हैं। अगर एक्स कंपोनेंट के लिए मास टाइम्स एक्स सी एम समीशन ऑफ आई एम आई एक्स आई, mass times ycm summation of mi mass times zcm summation of mi zi। यह है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जब इंडिविजुअल पार्टिकल्स की पोजीशन हमें गिवन है। अगर मेरे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह मैस गिवन है, उस केस में ये समीशन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल में। जो मेरे पास शेप आ जाएगी वो संभव कुछ यूँ आ जाएगी से ये जो इक्वेशन है ये आ जाएगी m टाइम्स एक्स सी एम, सम कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल में, x आ जाएगा, मैस की जगह dm आ जाएगा, स्मॉल एलिमेंट ऑफ मैस आ जाएगा। अब मैं मैस को लिख सकता हूँ अगर हमारे पास डेंसिटी कांस्टेंट है। ये मेरे पास अगर वॉल्यूम डेंसिटी गिवन है, मुझे पता है कि वॉल्यूम डेंसिटी बराबर होती है m/v के। अगर मेरे पास डेल m गिवन है तो रो टाइम्स डेल v के बराबर आएगा। ये मेरे पास है रो ओवर m, इसको एग्जैक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं dm/dv। सो हम dm लिख सकते हैं रो टाइम्स dv। सो बेसिकली मेरे पास dm अगर गिवन है तो उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ रो dv से। सो ये x के लिए एक्सप्रेशन है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। y के लिए सिमिलर आ जाएगी m टाइम्स वाई सी इंटीग्रल y रो टाइम्स डेल v। सिमिलरली z के लिए भी सेम आ जाएगी, मैस टाइम्स जेड सी इंटीग्रल z टाइम्स रो डेल वी। यहाँ सिंपली एक्स सी वाई सी और जेड सी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को। सो हम इस केस में बेसिकली तीन डेंसिटीज़ यूजुअली यूज़ करते हैं। सो यूजुअली डेंसिटीज़ मुझे तीन शेप में गिवन होती हैं। यहाँ मुझे गिवन होती है वॉल्यूम डेंसिटी जो कि मैस और वॉल्यूम के बराबर होती है। यहाँ मुझे गिवन होती है एरियल डेंसिटी, ये बेसिकली एरिया की डेंसिटी होती है जो कि 2D ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए यूज़ होती है। इसको हम सिग्मा कहते हैं, मैस ओवर एरिया के इक्वल होती है। सिमिलरली तीसरी हमारे पास होती है लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी को हम यूजुअली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होती है मैस ओवर लेंथ। अगर मेरे पास कोई 1D ऑब्जेक्ट है तो उसकी मैस उसकी टोटल लेंथ से उसको डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास लीनियर डेंसिटी मिल जाएगी। सो ये तीन डेंसिटी हम यूजुअली यूज़ करते हैं। हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है। उस एग्जांपल में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है। से मेरे पास यहाँ शेप गिवन है, एक 2D ऑब्जेक्ट है। उस 2D ऑब्जेक्ट का मुझे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट गिवन है जिसको मैं डेल ए आई भी कह सकता हूँ। अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए मैं डी ए कहूँगा उसको। से if the object is the form of a plain sheet of constant thickness, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेन शीट की फॉर्म में है जिसकी थिकनेस कांस्टेंट है जो कि t है। इसका मतलब बेसिकली हमारे पास 3D है लेकिन उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2D प्रॉब्लम में। अगर फॉर टाइम बिंग हम इस थिकनेस को इग्नोर कर दें तो मेरे पास प्लेन शीट आ जाएगी कंप्लीट 2 डायमेंशंस के अंदर। सो आगे क्या कहता है कि यहाँ पे we may define a mass element del mi in terms of real density, in terms of areal density sigma। हम डेल एम आई को एरिया की डेंसिटी सिग्मा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो डेल एम आई आ जाएगा मेरे पास सिग्मा टाइम्स डेल ए, या उसको हम लिख सकते हैं डी एम अगर मेरे पास है तो सिग्मा टाइम्स डेल टी ए। सो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स सी एम आ जाएगा 1/m टाइम्स। अगर आप एक्सप्रेशन देख लें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन थी एक्स सी एम की, ये हमारे पास एक्सप्रेशन थी एक्स सी एम की, जिसमें से 1 यहाँ के 1/m यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, एक्स सेम आएगा। सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम डेंसिटी को हम रिप्लेस कर देंगे किससे,
उससे एरियल डेंसिटी से। सो एक्सप्रेशन मेरे पास कुछ यूँ आएगी कि एक्स.c.m 1/m इंटीग्रल एक्स आ जाएगा, डेल एम की जगह मैंने एरियल डेंसिटी टाइम्स एरिया आ जाएगा। सिमिलरली वाई.c.m के केस में 1/m इंटीग्रल वाई आ जाएगा, डेल एम की जगह एरिया की डेंसिटी टाइम्स डी ए आ जाएगा, जो कि एरिया एलिमेंट होता है, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एरिया का होता है। सो अगर मेरे पास डेंसिटी कांस्टेंट है तो से अगर डेंसिटी कांस्टेंट है इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। यहाँ हम बता रहे हैं कि से डेंसिटी इज़ कांस्टेंट, इफ़ डेंसिटी इज़ कांस्टेंट से सिग्मा विच इज़ इक्वल टू सिग्मा नॉट, जो कि डेफिनेटली 2D केस है तो m और a के बराबर आएगा। अगर सिग्मा कांस्टेंट है तो डेफिनेटली इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल में मेरे पास x dA रह जाएगा, इंटीग्रल में मेरे पास y dA रह जाएगा। सो हमारे पास जो सिचुएशन आ जाएगी वो समहाउ यूँ आएगी। सो कोऑर्डिनेट्स जो आ जाएंगे सेंटर ऑफ मास के वो कुछ इस किस्म के आएंगे, एक्स.c.m 1/m, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल x dA। सिमिलरली अब मैंने क्या किया, सिग्मा हमारे पास एरियल मास डेंसिटी है m और a है, सिग्मा की जगह मैंने यहाँ सिग्मा की जगह मैंने पुट कर दिया m और a, ये 1/m सेम रहा, इंटीग्रल x dA सेम रहा, m से m कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास जो एक्स.c.m की एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगी वो 1/a, जो कि एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रल x dA। सिमिलरली वाई.c.m के केस में 1/a इंटीग्रल y डेल a, ये डेल a एरिया एलिमेंट है, डिफरेंशियल एलिमेंट एरिया है। एरिया का डिफरेंशियल एलिमेंट मुझे बेसिकली ये बता रहा है कि ये एक डबल इंटीग्रल है, ये एक डबल इंटीग्रल है। अगर मैं एरिया को देखूँ तो एरिया को मैं समहाउ यूँ भी लिख सकता हूँ, से डेल a छोटा सा एरिया है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है डेल x और डेल y का, x में डिफरेंशियल लेंथ, y में डिफरेंशियल लेंथ। सो मुझे एरिया एलिमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के केस में। सो इसका मतलब ये है कि डेल a लिखने का ये मतलब है कि ये डबल इंटीग्रल है, x पे अलग इंटीग्रल है, y पे अलग इंटीग्रल है, सिमिलरली x पे अलग इंटीग्रल है, y पे अलग इंटीग्रल है। हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं, वो एग्जांपल बेसिकली किस चीज़ की है, वो एग्जांपल है हमारे पास एक डिस्क है, से अ डिस्क ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी सिग्मा नॉट, एक डिस्क है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है सिग्मा नॉट ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस भी गिवन है कैपिटल R है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क, हमने इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। सिमेट्री से हम ये बता सकते हैं कि क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है, रेडियस डिस्क है, सिमेट्री मौजूद है प्रॉब्लम में, बाय रूल इसका जो आना चाहिए सेंटर ऑफ मास वो एग्जैक्टली ओरिजिन पे आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम निकाल के इसको कंफर्म करेंगे इसका एग्जैक्टली ओरिजिन पे आता है या नहीं आता। सो बाय सिमेट्री इट्स सेंटर ऑफ मास विल बी एट सेंटर ऑफ द डिस्क, जहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 0 आने चाहिए, लेकिन हमने फिर भी कैलकुलेट करना है, लेट्स कैलकुलेट। सो मुझे पता है कि एक्स.c.m जो है वो आएगा एग्जैक्टली, मैंने यही वाली एक्सप्रेशन ले लिया 1/a इंटीग्रल x dA। सो जो एरिया एलिमेंट है वो आ जाएगा डेल x क्रॉस dy के, इसको मैंने इक्वेशन 1 लेबल कर दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 लेबल कर दिया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने x निकालना है, y निकालना है, डिफरेंशियल एलिमेंट्स निकालने हैं, फिर dA निकलेगा, फिर इस इंटीग्रल को मैं सॉल्व करूँगा। सो यहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम है, और वो ये प्रॉब्लम है x और y एक दूसरे के साथ कपल्ड हैं, अलग अलग नहीं हैं। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कोई मैंने एरिया दिया है, मैं r को जैसे मूव करता हूँ, अगर मेरे पास x मूव होगा तो y भी मूव होगा। सो जो इस सिस्टम की सिमेट्री है, जो डिस्क की सिमेट्री है, वो मुझे ये बता रही है कि x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं थ्रू रेडियस r, क्योंकि हमें पता है कि r हम लिख सकते हैं x² प्लस y² के रूट के साथ। यहाँ से मैं कोई भी एक निकालना चाहूँ, x या y निकालना चाहूँ, तो इन टर्म्स ऑफ r मैं दूसरा वेरिएबल भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हैं, ये समहाउ r के थ्रू डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। सो हमने क्या करना है, हमारे पास ये है कि हेयर x एंड y कोऑर्डिनेट्स आर कपल्ड, they don't vary individually but they depend on each other, so we cannot integrate x and y separately, we need to decouple them, या तो हमें उनको किसी तरीके से डीकपल करना होगा,
इंटीग्रेट करने के लिए, अदरवाइज़ हम उनसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो उसको डीकपल करने का आसान सा तरीका ये है कि हम x और y को कन्वर्ट करें इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा कोऑर्डिनेट्स। सो x एंड y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमें कन्वर्ट करना है r और थीटा, जिनको पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट की शेप में। अगर मुझे कोई भी रेडियस r गिवन है, r बेसिकली पोजीशन वेक्टर है किसी एरिया dA का, सो इसका जो x कंपोनेंट आएगा से r टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, अगर एंगल ये है, इसका y कंपोनेंट आएगा r टाइम्स साइन ऑफ थीटा। सो मुझे पता है x है r टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, y कंपोनेंट है r टाइम्स साइन ऑफ थीटा। यहाँ इन दोनों कंपोनेंट्स के साथ यूनिट वेक्टर नहीं लगा हुआ क्योंकि मुझे पता है ये x में है, मुझे पता है ये y में है। सो डेल x जो हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, से कॉस कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव dr आ जाएगा, फिर प्लस का साइन बीच में आएगा, r कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन आएगा, माइनस यहाँ आ गया, फिर थीटा का डेरिवेटिव डेल थीटा आएगा, ये थीटा यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, ये r यूनिट वेक्टर लगा हुआ है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ठहर के गौर से देखूँ, मैं अगर x को x यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट करना चाहूँ r और थीटा यूनिट वेक्टर में, तो डेल r इस डायरेक्शन में आएगा, डेल थीटा एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ मैंने मेंशन भी किया हुआ है, दोनों के दरमियान एग्जैक्टली 90 का एंगल बनेगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, r यूनिट वेक्टर थीटा यूनिट वेक्टर। सो इसी तरीके से इसको मैंने डेरिवेट करके डेल x निकाल लिया, कॉस कांस्टेंट r का डेरिवेटिव ये r यूनिट वेक्टर में आएगा, प्लस यहाँ प्लस साइन आएगा, r सेम कॉस का डेरिवेटिव जो कि माइनस साइन आएगा, इसलिए यहाँ माइनस आ गया, फिर थीटा का डेरिवेटिव डेल थीटा आ गया, ये थीटा यूनिट वेक्टर। सिमिलरली y का भी अब डेरिवेटिव ले लें, y यूनिट वेक्टर आएगा। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन 2 के थ्रू, सॉरी मेरा ख्याल है आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आई, और सॉरी ये यहाँ आ गया। सो मेरे पास अगर कोई भी r वेक्टर है, उस r वेक्टर के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक x कंपोनेंट बनेगा, एक y कंपोनेंट बनेगा। सो अगर थीटा मुझे ये गिवन है तो x आएगा r टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, y आएगा r टाइम्स साइन ऑफ थीटा। सो ये मेरे पास डेल a है, ये आ गया x r टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, मेरे पास y आ गया r टाइम्स साइन ऑफ थीटा। इसका डेरिवेटिव ले लिया मैंने, इसका डेरिवेटिव ले लिया, डेल x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव dx आ जाएगा, यहाँ पे u इंटू वी का फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पे u इंटू वी का फार्मूला लग जाएगा। कॉस सेम r का डेरिवेटिव, r सेम कॉस का डेरिवेटिव जो कि माइनस साइन बनता है, सो माइनस r साइन ऑफ थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव d थीटा, r यूनिट वेक्टर में, थीटा यूनिट वेक्टर में। सिमिलरली डेल y पे ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव, प्लस ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव, एग्जैक्टली ये शेप बनती है, पहला r यूनिट वेक्टर में, दूसरा थीटा यूनिट वेक्टर में। अब हम इसको क्या करेंगे, डेल x डेल y को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, इक्वेशन 2 हमारी है डेल a वेक्टर जो कि है डेल x क्रॉस डेल y के बराबर। सो मेरे पास शेप कुछ यूँ आ जाएगी, डेल a जो है डेल a डेल x क्रॉस डेल y, ये डेल x की वैल्यू आ गई, क्रॉस में ये डेल y की वैल्यू आ गई, r यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट r यूनिट वेक्टर के साथ वैनिश कर जाएगा, r यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थीटा के साथ, ये r आ गया, ये थीटा आ गया फर्स्ट टर्म, ये यहाँ पे मेरे पास कॉस ऑफ थीटा है, या r टाइम्स कॉस ऑफ थीटा है, तो यह जाएगा r कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ पे मेरे पास dr है, यहाँ पे मेरे पास d थीटा है, r यूनिट वेक्टर क्रॉस थीटा यूनिट वेक्टर, एग्जैक्टली ये आ गया। फिर क्रॉस, ये सेकेंड टर्म थी, पहली टर्म वैनिश हो गई थी, ये सेकेंड टर्म थी, ये टर्म सर्वाइव करेगी, माइनस साइन, अगेन r, ये साइन है, यहाँ भी साइन है, तो r साइन स्क्वायर, यहाँ डेल थीटा है, यहाँ डी आर है, तो हमने पहले डी आर थीटा r लिख दिया, फिर डी थीटा लिख दिया, ये थीटा क्रॉस r, ये थीटा क्रॉस प्रोडक्ट है r के साथ, इस थीटा वाले टर्म की इस थीटा वाले के टर्म के साथ क्रॉस प्रोडक्ट वैनिश हो जाएगी, ये ज़ीरो आ गया। सो मुझे पता है कि इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं देखूँ, r क्रॉस थीटा है, ये एग्जैक्टली इसके अपोजिट है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आ रहा है। सो थीटा क्रॉस r, ये जो थीटा क्रॉस r है, इसको मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ r क्रॉस थीटा विद अ नेगेटिव साइन। तो ये दरमियान में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ जाएगा जो कि इसको बैलेंस कर देगा। सो मेरे पास r पहली टर्म में,
कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डी आर डी थीटा एग्जैक्टली यहाँ से ये सेम, ये माइनस साइन प्लस हो गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डी आर डी थीटा सेम आ गया, ये हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, सो एक माइनस साइन इसके साथ बैलेंस हो गया, ये सेम आ गया। यहाँ पे आर सेम है, कॉस अलग है, साइन अलग है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो यहाँ से हमने आर कॉमन ले लिया, बाकी सारी चीज़ें कॉमन ले ली, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा रह गया, जो कि 1 के बराबर होता है। सो डेफिनेटली आर क्रॉस थीटा दो यूनिट वेक्टर हैं अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन पर्टिकुलर प्लेन में है, इसलिए इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। जो आर यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कुछ यूं होती है, जो थीटा यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होती है। इन दोनों की प्रोडक्ट जेड में आएगी, जो कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आएगा, जो कि इस प्लेन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आएगा, वो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड थीटा। सो इसको मैं z से रिप्लेस कर दूंगा, डेल थीटा सेम, डेल आर सेम, ये 1 आ गया, r सेम, तो मेरे पास डेल ए वेक्टर आ गया r डी थीटा z। अगर मैं वेक्टर ना लिखूं क्योंकि वहाँ पे वेक्टर यूज़ नहीं हुआ हुआ, सिर्फ स्केलर यूज़ हुआ हुआ है, सो डी ए मेरे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड इसका डी ए आर डी थीटा। ये यूनिट, ये बेसिकली एरिया एलिमेंट होता है 2D केस में जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स डील कर रहे होते हैं। तो अब मेरे पास एक्सीएम निकालना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। एक्सीएम का जो फार्मूला था वो क्या था, एक्सीएम इज इक्वल टू 1/a इंटीग्रल एक्स डी ए। सो एक्स मुझे पता है आर टाइम्स कॉस ऑफ थीटा है, डेल ए मुझे पता है आर डी थीटा है। सो अगेन यह है तो डबल इंटीग्रल, एक इंटीग्रल डेल आर पे, दूसरा इंटीग्रल डेल थीटा पे है। सो आर कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करेगा, थीटा कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करेगा। अगर हम इस प्रॉब्लम को और से देखें कि हमारे पास डिस्क है, तो इस डिस्क में आर हमारे पास रेडियस वेरी करता है 0 से लेके कैपिटल आर, जो कि गिवन होता है। थीटा जो है वो यहाँ से लेके घूम के वापस यहाँ तक आता है, जो कि एग्जैक्टली 0 से लेके 2π तक होता है। सो आर मेरा वेरी करेगा 0 से लेके कैपिटल आर तक, थीटा मेरा वेरी करेगा 0 से लेके 2π तक। वो एग्जैक्टली वही मैंने लिमिट बता दी। आर वेरी करेगा 0 से लेके कैपिटल आर तक, थीटा वेरी करेगा 0 से लेके 2π तक। सो यहाँ मैंने वेरिएबल्स अलग अलग कर दिए। अब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, बिल्कुल अलग अलग हैं। ये आर डेल्टा आर मैंने अलग कर दिया, इसका इंटीग्रल 0 से लेके आर स्क्वायर डी आर, कॉस अलग कर दिया मैंने, और डी थीटा मैंने अलग कर दिया, इसका इंटीग्रल है 0 से लेके 2π तक। सो आर स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाएगा r³ लिमिट आ जाएंगी r से लेके 0, कॉस का इंटीग्रल आएगा साइन, लिमिट आ जाएंगी 0 से लेके 2π। सो मुझे पता है कि साइन 2π भी 0 है, साइन पाई भी 0 है, ये 0 - 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कुछ भी करके इसको 0 कर देगा। सिमिलरली अगर हम YCM के कोऑर्डिनेट निकालेंगे वो भी 0 ही आएंगे। अगर आपको याद है तो उससे पहले हमने स्टेटमेंट पास की थी, हमने ये की थी कि डिस्क की सिमेट्री हमें ये बताती है कि उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उसके सेंटर पे लाई करना चाहिए। इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के बाद हमने ये देखा कि XCM सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट का, सेंटर ऑफ मास वाई कोऑर्डिनेट का एग्जैक्टली 0 पर आ रहे हैं। सो हमारा अजम्पशन ठीक था कि डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली उसके सेंटर पर है। हमारे पास एक और डिस्क है। अब प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है। इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है कि ये एक होल डिस्क है, ये एक कंप्लीट डिस्क है, उसमें से ये डिस्क निकाली हुई है बाहर। अब इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास आएगा हम कैसे निकालेंगे, मींस कि ये पोर्शन हमने बाहर निकाला हुआ है, ये पोर्शन फिल्ड है। बड़ी जो डिस्क है बाहर वाली, उसका जो डायमीटर है वो है 16 सेंटीमीटर, जो उसका रेडियस आ जाएगा सेंटर से एक साइड पे, सेंटर से दूसरे साइड पे 8 सेंटीमीटर। ये जो होल डिस्क है इसका जो डायमीटर है, उसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो 8 सेंटीमीटर बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बनेगा वो एग्जैक्टली 4 बनेगा। ये हमने ये डिस्क यहाँ एग्जैक्टली क्यों बनाई है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ होमोजीनियस डिस्क ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी हमें गिवन है सिग्मा, लेकिन सिग्मा ये ले रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि डिस्टेंसेस भी बाकी सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें गिवन है। सो अ होमोजीनियस डिस्क ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी ऑफ डायमीटर कैपिटल D 16 सेंटीमीटर, जैसा कि 16 सेंटीमीटर हमने बताया भी हुआ है कि इसका डायमीटर है, कंटेन्स अ सर्कुलर होल। ये डिस्क
कंटेन किए हुए एक सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर d इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर विच इज़ टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब ये है कि टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस का मतलब ये है कि उसका एक पार्ट एग्जैक्टली सर्कमफ्रेंस से टच कर रहा है। सो ये दोनों के दोनों डिस्कें हैं, एक होल है लेकिन वो भी कम्प्लीटली सर्कुलर है, दूसरी डिस्क है लेकिन होल और डिस्क का जो एक कॉर्नर है वो एग्जैक्टली टेंजेंट है एक दूसरे के ऊपर। मीन्स एग्जैक्टली एक डिस्क है उसमें से एक होल हमने निकाला हुआ है। सो इसका हमने सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। सो इस सिमेट्री को आप गौर से देख लें। ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको ओवरऑल देखूं तो ये क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो 12 है, इसकी जो सेंटर आएगा वो एग्जैक्टली 6 पर आएगा। इसका मतलब सेंटर से 2 सेंटीमीटर लेफ़्ट पर आएगा, 2 सेंटीमीटर नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में आएगा इस होल का सेंटर, क्योंकि इस होल के सेंटर की हमें थोड़ी देर के बाद ज़रूरत पड़नी है। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले। सो रेडियस ऑफ डिस्क क्या है, कैपिटल D/2 जो कि 8 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ होल क्या है, स्मॉल d/2 जो कि 6 सेंटीमीटर है। सपोज इफ़ द डिस्क इज़ कंप्लीट इट्स सेंटर विल बी एट ओरिजिन। हमने थोड़ी देर पहले देखा अगर डिस्क हमारे पास कंप्लीट है तो उसका जो सेंटर आएगा वो एग्जैक्टली ओरिजिन पर आएगा, जो कि x कैपिटल D 0 y कैपिटल D 0। अगर मेरे पास डिस्क कंप्लीट है तो उसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे लाई करेगा। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि होल भी एक डिस्क है, सेपरेट डिस्क ऑफ साइज ऑफ होल, कि होल के साइज़ का मेरे पास एक डिफरेंट डिस्क है एग्जैक्टली अबव द होल, होल के बिल्कुल अबव है। इट्स सेंटर ऑफ मास वुड बी, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया कि ये 12 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ये हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 8 है, इसका सेंटर 6 पर आएगा तो ये डिस्टेंस एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर होगा। सो अगर मेरे पास ये फिल्ड एक और डिस्क है तो इसका जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो -2 सेंटीमीटर, क्योंकि ओरिजिन से ये इस तरफ है, नेगेटिव की डायरेक्शन में है। -2 सेंटीमीटर, y हमेशा 0 पे आएगा। सो यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ बताया हुआ है कि a separate disk, assume a separate disk of size of hole exactly above the hole, its center of mass would be at, इसका center of mass कहाँ लाया करेगा, x d is equal to -2 सेंटीमीटर, y d is equal to 0, सेंटर ऑफ द होल जो कि एग्जैक्टली होल का सेंटर बनेगा। अब हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए। इस सिस्टम के लिए हम अज्यूम करते हैं कि होल एक सेपरेट पार्टिकल है जिसका सेंटर यहाँ पर है। हमें पता है कि हम अज्यूम करते हैं कि डिस्क कंप्लीट है जिसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है, क्योंकि एग्जैक्टली होल का मास डिस्क से निकला हुआ है। सो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि होल विथ नेगेटिव मास md नेगेटिव हम लेंगे। एक छोटी सी ट्रिक है जो कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि ये मेरे पास एक कंप्लीट डिस्क है, इसका सेंटर यहाँ पर है। पैरेलल में हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, पैरेलल में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक और पार्टिकल है, डिस्क है, इसका मास नेगेटिव है। नेगेटिव मास का मतलब ये है कि इस डिस्क से मैंने ये मास निकाल दिया। एक छोटी सी ट्रिक है जो यूज़ कर रहे हैं। अब ये दो अलग अलग पार्टिकल्स मेरे पास हैं, एक का मास पॉजिटिव है, एक का मास नेगेटिव है। दोनों के सेंटर ऑफ मास मुझे पता है, इन दोनों को हम ट्रीट करेंगे एज अ डिफरेंट पार्टिकल्स। सो अगर मुझे एक का सेंटर ऑफ मास पता है, मुझे दूसरे का सेंटर ऑफ मास पता है, मैं इन दोनों कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग द मेन इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो कि है m टाइम्स xc समीशन ऑफ आई एम आई एक्स आई के हिसाब से मेरे पास दो पार्टिकल हैं, एक कैपिटल D है डिस्क वाला, स्मॉल d है होल वाला। सो
एम कैपिटल डी टाइम्स एक्स कैपिटल डी प्लस एम स्मॉल डी टाइम्स एक्स स्मॉल डी। सो ये इक्वेशन सेंटर ऑफ मास की एग्जैक्टली वही है। अब इसको मैंने एक पॉजिटिव मास रख दिया, एक नेगेटिव मास रख दिया, इनटू एक्स सी सेम रख दिया, ये मास रख दिया क्योंकि एक्स ओरिजिन पर था, एक्स कैपिटल डी। अब ये एम डी मैंने नेगेटिव रख दिया और एक्स डी एग्जैक्टली -2 सेंटीमीटर पर था। ये ज़ीरो हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर टाइम्स एम डी, ये शेप मेरे पास आ जाएगी। अब हमारे पास ये मैथ तो गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, तो मुझे पता है कि मैथ बराबर होता है एरियल डेंसिटी टाइम्स एरिया। सो इस एम को हमें दोनों डिस्कों के रेडियस पता है, हमें पता है कि डेंसिटी दोनों की सेम होगी, कांस्टेंट होगी। सो इस इक्वेशन को मैं रिप्लेस कर दूंगा। इस इक्वेशन को मैं कैसे रिप्लेस कर दूंगा, से मेरे पास कैपिटल एम डी की जगह आएगा सिग्मा पाई, उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर था, 8 स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई होल का जो रेडियस था वो 6 था, तो 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स सी 2 cm से मैं एम डी की जगह अगेन सिग्मा पाई, इसका रेडियस 6 था तो 6 स्क्वायर। सो यहाँ से अगर मैं गौर से देखूँ तो ये तीनों टर्म में आ रहा है, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तीनों से मैंने कैंसिल कर दिया। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, एक्स सी एम सेम आ गया, 2 टाइम्स 6 का स्क्वायर 36। सो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस 28 आएगा, ये 72 बनेगा। इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा तो एक्स सी एम आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर पे। मुझे पता है कि वो जो कैपिटल डिस्क है उसका वाई सेंटर पर था, जो होल है उसका वाई भी वाई 0 पर था, तो सिमिलरली वाई सी भी 0 पर ही आएगा। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ होल डिस्क, एक डिस्क जिसमें होल हुआ है, उसके जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं वो एग्जैक्टली कहाँ पर हैं, एक्स है 2.6 सेंटीमीटर पर, वाई है 0। सो एग्जैक्टली जो 2.6 सेंटीमीटर है वो कहाँ लाई करता है, वाई तो डेफिनेटली 0 है, वाई एक्सिस तो 0 है। अगर ये सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, तो ये इसका हाफ है 2.6 है, एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर पॉइंट बनेगा 2.6 वाला। सो ये कोऑर्डिनेट्स बनेंगे एक्स सी और वाई सी डेफिनेटली 0 है क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई कर रहा है जो कि एक्स एक्सिस है, जिसमें वाई की कोई भी वैल्यू नहीं है। एक्स जो है वो सेंटर से 2.6 सेंटीमीटर राइट डायरेक्शन में है। सो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो बेसिकली डिस्कस करना है मोशन है सेंटर ऑफ मास का। सो सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन मुझे पता है कि मास टाइम्स आर सी एम समीशन ऑफ आई एम आई आर आई, ये वेक्टर है। सो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए अगर मैं इसका टाइम डेरिवेटिव लूँ, तो टाइम डेरिवेटिव मुझे क्या दे देगा, मास टाइम्स ये मुझे वेलोसिटी दे देगा। यहाँ भी ये कांस्टेंट है, आर का डेरिवेटिव आ जाएगा, मुझे वेलोसिटी दे देगा। सो ये मेरे पास आ जाएगा समीशन ऑफ आई एम आई वी एफ आई। समीशन ऑफ एम आई वी आई बेसिकली मुझे बताता है मोमेंटम इंडिविजुअल पार्टिकल्स का। अगर सबको सम कर दूँ तो टोटल मोमेंटम कहलाएगा। ये मास है, ये मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि आर सी एम विद रिस्पेक्ट टू टी। सो मुझे बेसिकली क्या बता रहा है कि ये बिहेव पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे करेगा एज ए सिंगल पार्टिकल विथ मास कैपिटल एम एंड वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सो मुझे मोमेंटम बता रहा है इस एक्सप्रेशन से, ये मुझे एग्जैक्टली यही बता रहा है कि जो टोटल सिस्टम का मोमेंटम आएगा वो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि मुझे सिस्टम का टोटल मास पता होना चाहिए और मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता होना चाहिए, तो वहाँ से मैं सिस्टम का टोटल मोमेंटम निकाल सकता हूँ। सिमिलरली ये बिहेव कर रहा है एज ए सिंगल पार्टिकल विथ मास कैपिटल एम, क्योंकि मोमेंटम की शेप हमें ये बता रही है कि सिस्टम बिहेव कर रहा है एज ए सिंगल पार्टिकल विथ मास कैपिटल एम एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो हम यहाँ से थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन के केस में फोर्स भी निकाल सकते हैं। मैं इसको एक और दफ़ा डेरिवेट कर दूँ, एम डेल वी सी एम ओवर डेल टी, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एग्जैक्टली इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव। ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी समीशन ऑफ आई एम आई ए एफ आई। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा समीशन ऑफ आई, ये एक फोर्स बन जाएगी
ये बेसिकली मेरे पास बन जाएगी एक्सटर्नल फोर्स। सो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट हो रहा है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, इसको मैंने एग्जैक्टली ऐसे रख दिया, सो ये मेरे पास मोमेंटम कहलाएगा, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। सो इसको मैंने लिख दिया डेल पी ओवर डेल टी विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। सो अगर मेरे पास बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस या एक से ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, सो एग्जैक्टली चेंज इन मोमेंटम मुझे वो बता देगा कि इस पे फोर्सेस कितनी लग रही हैं। अगर 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 हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो हैं, तो डेल पी और डेल टी ज़ीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि पी आर एम इंटू वी कांस्टेंट है। सो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड if there are no external forces acting on it. So again हम उसी चीज़ पे वापस आ गए जो पहला रहा था कि लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, जो कि एग्जैक्टली वही बनेगा जो कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है, अगर हमारे पास सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो। सो एग्जैक्टली ये वही चीज़ है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर मेरे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसका बाहर की दुनिया के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, सो बोथ द टोटल मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आर कांस्टेंट। सो एग्जैक्टली जो लास्ट एक्सप्रेशन था उसी के बारे में हमें बता रहा है कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है जिसका एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, तो उसका टोटल मोमेंटम और उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। सो अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। मुझे पता है कि अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। उससे पहले हम क्या देख चुके हैं, उससे पहले मोमेंटम देख चुके हैं फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मोमेंटम हम लिख सकते हैं टोटल मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो काइनेटिक एनर्जी भी अगर हम वेलोसिटी से लिखना चाहें, जो कि टोटली गलत हो जाएगी, ये एंटायरली ट्रू नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के केस में हमें होल न्यू मैथमेटिक्स डेवलप करनी पड़ेगी। सो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, हम कहते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल n। सिमिलरली हम इसको समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन ऑफ i हाफ mi/vi। सो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले ये करना है इस वी आई को, जो इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी है, इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में लिखना है। सो इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में हम कैसे लिख सकते हैं, इससे मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, मेरा पार्टिकल यहाँ पर है। सो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वेलोसिटी के, उसको मैं कहूँगा VCM। ये बेसिकली VCM है। और इसके कोऑर्डिनेट्स जो बनेंगे, इसको मैंने कहा है सिंपली V1, क्योंकि पार्टिकल को मैंने लेबल किया हुआ है M1। इसका मास M1 है तो इसकी वेलोसिटी V1 है। ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आएगा, एग्जैक्टली डिफरेंस। अगर आप वेक्टर्स पे जाएं तो वेक्टर डिफरेंस ऐसे निकाल सकते हैं। सो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो VCM प्लस U1 एग्जैक्टली बराबर आएगा V1 के। सो मैं क्या करूँगा, मैं VCM प्लस U ऑफ I बराबर V ऑफ I जनरल टर्म्स में क्या आ जाए, जनरल टर्म्स में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आगे जाके हम इसको इंडिविजुअल पार्टिकल्स की शेप में भी लिख रहे हैं। जब हमारे पास ये बेसिकली VI जो मुझे गिवन है वो किसी एक कोऑर्डिनेट में गिवन है, ये जो मुझे गिवन है ये किसी दूसरे कोऑर्डिनेट में गिवन है। जब हमारे पास दो रेफरेंस फ्रेम हों और एक रेफरेंस फ्रेम दूसरे रेफरेंस फ्रेम के साथ किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो उस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन को, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि एक कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखने के जो नाम है उसको हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मुझे क्या बता रहा है, मुझे ये बता रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, u जो हमने लिखा है, ये u लिखा है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास में कोई कोऑर्डिनेट अगर मुझे गिवन है तो उसमें मैं किसी और ओरिजिन O के थ्रू उसको कैसे लिख सकता हूँ, अगर इट्स सेल्फ सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा हो विद वेलोसिटी भी। सो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में मैंने VI रिप्लेस कर दिया, VI की जगह
पहले मैंने यू आई लिख लिया, फिर मैंने वी सी एम लिख लिया। हाँ, सो काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा समीशन ऑफ आई हाफ एम आई। इस वी आई की जगह मैंने एग्जैक्टली लिख लिया इसकी शेप, जो कि यू आई प्लस वी सी एम की स्क्वायर की लिख ली। अगर मैं इसको सारे पार्टिकल्स के केस में लिखना चाहूँ तो मेरे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी टोटल आ जाएगी हाफ एम वी वन की जगह यू वन प्लस वी सी एम का स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्टिकल के लिए प्लस nth पार्टिकल के लिए मैंने लिख लिया। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ओपन करूँगा जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था, सो यू स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, यू डॉट वी सी एम वाली टर्म आ जाएगी, वी सी एम का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही आ जाएगा, यू एन का स्क्वायर आ जाएगा, एक टर्म आ जाएगी यू एन डॉट वी सी एम, फिर वी सी एम का स्क्वायर आ जाएगा। सो मेरे पास बेसिकली टोटल 3 टर्म बनेगी। मैं मैथ्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, सारे मैसेज को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा यू वन के स्क्वायर के साथ, तो पहली टर्म आएगी। इस मैसेज को मैं इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे दूसरी टर्म मिलेगी। इन मैसेज को मैं वी सी एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे तीसरी टर्म मिलेगी। सो जो फर्स्ट टर्म आएगी वो समहाउ यूँ आएगी कि इसको मैंने के फर्स्ट कहा है, काइनेटिक एनर्जी की फर्स्ट टर्म हाफ एम यू वन का स्क्वायर, सिमिलरली हाफ एम यू टू का स्क्वायर सेकेंड पार्टिकल के, सिमिलरली हाफ एम एन यू एन का स्क्वायर nth पार्टिकल के लिए। सो यू एन क्या है? यू एन बेसिकली वेलोसिटीज़ ऑफ पार्टिकल्स है इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सो ये क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं तो ये सारी की सारी कहलाएगी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसको हम के इंटरनल भी कहते हैं। सो ये जो के इंटरनल आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा समीशन ऑफ आई एम आई यू आई का स्क्वायर, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये इसका फर्स्ट टर्म उस एक्सप्रेशन का आ जाएगा। जो सेकेंड टर्म इस एक्सप्रेशन का था उसको मैंने के सेकेंड कहा हुआ है। के सेकेंड है हाफ एम वन यू वन डॉट वी सी एम। इसी तरीके से सेकेंड पार्टिकल के लिए, इसी तरीके से nth पार्टिकल के लिए हाफ एम एन यू एन डॉट वी सी एम। सो अगर मैं इसको गौर से देखूं तो सारे के सारों में यू वन यू टू यू थ्री आ जाएगा आगे, हर एक में डॉट प्रोडक्ट है वी सी एम के साथ, वी सी एम के साथ। सो वी सी एम मैंने बाहर अलग निकाल दिया, बाकी मेरे पास हाफ भी सब में बाहर अलग आ जाएगा। एम वन यू वन का स्क्वायर प्लस एम टू यू टू का स्क्वायर प्लस एम एन यू एन का स्क्वायर डॉट वी सी एम आ जाएगा। अगर हम u को लिखना चाहें तो सॉरी मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही, यहाँ आ गई, सॉरी। अगेन अगर मैं u को देखना चाहूँ तो u बेसिकली डिफरेंस वेक्टर बनता है वी सी एम और वी आई का। एग्जैक्टली डिफरेंस वेक्टर बनेगा u। ये वेक्टर्स को आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए वेक्टर्स को दोबारा रिव्यू कर लें। सो इस u1 की जगह मैंने दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस लिख दिया, इस un की जगह मैंने दोनों वेक्टर्स का रेफरेंस लिख दिया। अब अगर मैं इनको अलग अलग करना चाहूँ, हर एक में दो दो टर्म आ रही हैं, m1 v1 m2 v2 m3 v3 mn vn अलग कर दिया, माइनस मैंने पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया, m1 vcm m2 vcm n3 vcm, उन सब से मैंने vcm कॉमन ले लिया, बाकी m1 m2 m3 mn आ जाएगा। मुझे पता है कि ये जो सम आ रहा है ये टोटल कैपिटल M मुझे बता रहा है, ये मेरे पास एक्सप्रेशन बनती है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की। टोटल मास टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई एम आई वी आई आ जाएगा। सो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा टोटल मास टाइम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से, माइनस ये मेरे पास टोटल मास आ गया, ये मास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, डॉट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इन दोनों का डिफरेंस एग्जैक्टली ज़ीरो आ जाएगा। सो सेकेंड टर्म मेरी वैनिश कर जाएगी उस एक्सप्रेशन की। जो उस एक्सप्रेशन की थर्ड टर्म थी तो थर्ड टर्म बिल्कुल सीधी थी। थर्ड टर्म हमारे पास क्या थी? हाफ एम वन वी सी एम का वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ एम एन वी सी एम स्क्वायर। सो हमने क्या किया, हाफ बाहर निकाल लिया, एम वन एम टू एम थ्री अलग कर दिया, वी सी एम का स्क्वायर अलग रख दिया। सो ये मेरे पास टोटल मास बन जाएगा। सो थर्ड टर्म आ जाएगी हाफ कैपिटल एम वी सी एम स्क्वायर। ये बेसिकली कहलाती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर मेरे पास इंडिविजुअल पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, सो थर्ड टर्म जो है वो बेसिकली
मुझे बता रहा है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट टर्म मुझे बता रहा है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सेकेंड टर्म वैनिश कर जाती है, थर्ड टर्म जो मुझे बता रहा है वो मुझे बता रहा है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर मेरे पास सिस्टम में किसी किस्म का रोटेशन है तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशंस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उस रोटेशंस में विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ पार्टिकल्स रोटेट कर रहे होंगे, सॉलिड ऑब्जेक्ट के जो भी पार्टिकल्स हैं। ये हीट की फॉर्म में भी आ जाता है, कोई इंटरनल केमिकल रिएक्शन आ जाएगा, सो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी उस शेप में आ जाएगी। सो हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जब हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लास्ट मेरे पास एक थोड़ा सा एक्सप्रेशन है। सो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं। अगर मेरे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 + 2 + 3। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल M1 हाइट Z G, M2 हाइट Z2 G, Mn हाइट Z N G। सो G कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल दिया। समीशन ऑफ Mi Zi, समीशन ऑफ M2 Z2, समीशन ऑफ Mn Zn। अगेन ये एक्सप्रेशन बनती है सेंटर ऑफ मास इक्वेशन की, जो कि मेरे पास आ जाएगी कैपिटल M टाइम्स ZCm इक्वल टू समीशन ऑफ Mi Zi। ये एग्जैक्टली ये चीज़ बनती है, तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा कैपिटल M टाइम्स ZCm से। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की जो बनती है वो बनती है MZCm G। सो अगर आपने देखा है, अगर लैब के अंदर जो हमारे पास पेंडुलम्स होते हैं उसका हम सेंटर ऑफ मास यूज़ करते हैं बार बार। दो के एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है लेकिन उसका यूजुअली सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर होता है। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं था, कल दोबारा कोई और चीज़ देखेंगे। थैंक यू।